हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बेटा। सॉरी आज के चैप्टर में बेटा ये हमारी सेकंड वीडियो है। याद करिए आप लोग जो जिसके आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे फर्स्ट वीडियो की, उस वीडियो में जो बेसिक टर्म्स है जो जेनेटिक्स चैप्टर में हमारे आने वाले हैं, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम है, जीन है, एलील है, फैक्टर्स है, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है या प्योर लाइन, ये सारी चीजों को हमने डिटेल में समझा है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहली वीडियो जो है वो इस चैप्टर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो टर्म्स बेटा आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन टर्म्स को मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूं। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की यानी जेनेटिक्स की, आपसे गुजारिश है कि पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसे अच्छे तरीके से देख लीजिए और उसका नोट्स बना के उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद ही आप लोग ये सेकंड वीडियो देखिए। इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे जो मेंडल ने वर्क किया था ना, जो मेंडल ने वर्क किया था जिसे हम लोग मेंडलिज्म या क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, उस पे डिस्कस करेंगे और बल्कि उसका आधा पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। यानी हम आज मेंडल का वर्क प्लस मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद जो हम लोग वीडियो होगी, जो क्लास होगी, उसमें हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और जहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज क्लासिकल जेनेटिक्स एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ मेंडल। मेंडल को बेटा ही इज कॉल्ड द बिग डैडी ऑफ जेनेटिक्स। पूरी दुनिया में देखो हमेशा से ये दुनिया ये मानती थी कि भाई जो भी वेरिएशन होता है ना, वो कुछ ना कुछ उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, ये तो कंफर्म था। और ये भी कंफर्म था कि भाई क्यों ऐसा होता है कि आम के पेड़ पे आम ही डेवलप होता है और सेब के पेड़ पे सेब ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही की तरह दिखता है, ये ऐसा क्यों होता है वो कुछ थोड़ा बड़ा क्लियर था। लेकिन उसके लिए हमारे अभी तक किसी ने भी एक्सपेरिमेंटल तौर पर कोई बात नहीं बताई थी, ठीक है, और ना जीन लेवल पे किसी ने कोई बात की थी। तो सबसे पहले इसको समझाया, दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नया लॉ दिया, वो मेंडल ने दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेंडल को हम लोग बिग डैडी कह सकते हैं, जेनेटिक्स का बिग डैडी कह सकते हैं। सो देखते हैं हम लोग। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड जीजे मेंडल। बेटा मेंडल की लाइफ के बारे में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यानी वो कहां के रहने वाले थे, कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई, कब इंतकाल हुआ, उन्होंने किस ऑर्गेनिज्म पे अपना वर्क किया, यह वर्क उन्हें कब से कब तक किया। शायद मेंडल अकेले ऐसे साइंटिस्ट हों जिनकी बाकायदा कई बार मेडिकल कंपटीशन के एग्जाम में उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंडल असल में बेटा, मेंडल क्या थे ना कि वो आज का जो चेकोस्लोवाकिया है वहां पे उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद वो एक मॉन्क थे, एक रिलीजियस स्कूल में टीचर थे, ठीक है, एक टीचर थे। और उन्होंने अपने गार्डन में जो उनका गार्डन था उसमें पी प्लांट ग्रो किया और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। अभी आगे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो बेटा क्या है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड जीजे मेंडल। और मेंडल ने किस चीज पर अपना वर्क किया था? मेंडल ने अपना पूरा का पूरा वर्क जो किया था वो पाइसम सेटाइवम पे किया था बेटा, जिसे हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं, इसे हम लोग गार्डन पी भी कहते हैं, है ना। अच्छा, पाइसम सेटाइवम बेटा आप लोगों को पता है गार्डन पी ये किस फैमिली में आती है? 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है भाई, फैबेसी, सोलेनेसी और लिलियसी, ये तीन फैमिली आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है मॉर्फोलॉजिकल चैप्टर में। तो पाइसम सेटाइवम बेटा फैबेसी फैमिली में आती है और इस डिप्लॉयड क्रोमोसोम कितना होता है? 2n=14। क्योंकि मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पे इतना वर्क किया है, लिहाजा पाइसम सेटाइवम के यानी गार्डन पी के हर एस्पेक्ट आपको पता होने चाहिए, किसी पर भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कब से कब तक किया था? बेटा 7 सालों में इन्होंने ये वर्क किया था।
56 से लेके 83 तक ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, सारी चीजें आती हैं। 1856 से लेके 63 तक उन्होंने वर्क किया था, और बाकायदा उन्होंने जब 63 में, अब मेंडल के साथ दिक्कत ये हो गई कि जब उन्होंने 63 में बेटा 63 तक काम किया और 65 में अपना पेपर प्रेजेंट किया। जब अपना पेपर प्रेजेंट किया, क्योंकि मेंडल ने जिस तरह के कॉन्सेप्ट दिए थे, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट दिए थे, वो कॉन्सेप्ट उस वक्त के साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा, जो भी कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे उस वक्त, उनको समझ में नहीं आया और मेंडल के वर्क को बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया 65 तक। अच्छा, जब ये मेंडल के वर्क को बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया तो मेंडल ने भी अपना ये वर्क छोड़ दिया, और उसके बाद उनके स्कूल की तरफ से उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां मिल गई। लिहाजा मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट छोड़ के अब अपने स्कूल की जो जिम्मेदारियां थी उसमें लग गई। लेकिन उसके बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर से मेंडल के वर्क पे फिर से वर्क किया और दुनिया को बताया कि मेंडल ने 35-40 साल पहले दुनिया को एक नया कॉन्सेप्ट देके गए हैं। ठीक है, बहुत से दुनिया में ऐसे पोएट, राइटर, साइंटिस्ट बहुत से ऐसे रहे हैं जिनको उनकी अपनी जिंदगी में सराहा नहीं गया, यानी अपनी जिंदगी में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला। एक मिसाल मेंडल की है। आप शेक्सपियर की मिसाल ले लीजिए, आपको पता है कि शेक्सपियर के ड्रामे कितने मशहूर हैं इंग्लिश में। आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चा पढ़ा होगा 9, 10, 11, 12 में उनके ड्रामे पढ़ाए जाते हैं। हम लोग खुद 9, 10 में एक ड्रामा पढ़े हैं और 11, 12 में जूलियस सीजर, मैकबेथ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। तो बेटा आपको ये बात पता होगी कि शेक्सपियर की अपनी जिंदगी में भी कोई उनको बहुत ज्यादा उनके वर्क के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिला जो अप्रिसिएशन आज मिल रहा है। यानी जो उनकी अपनी जिंदगी में आज 350-400 साल हो गया उनके इंतकाल को, आज उन्हें अप्रिसिएशन जो मिल रहा है वो उस वक्त नहीं मिल रहा था। यही हाल गैलीलियो का भी था, यही हाल बोल्ट्जमैन का भी था। केमिस्ट्री में आप लोग इक्वेशन पढ़ते हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन नहीं मिला, लेकिन उनकी डेथ के बाद ये पता चला कि दुनिया में ये एक नया लॉ, एक नया कॉन्सेप्ट देके गए हैं। और अब शायद रहती दुनिया तक, यानी जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक धरती रहेगी, इंसान रहेंगे, तब तक मेंडल की बात की जाएगी। और हमेशा जब भी मेंडल की बात की जाएगी तो मेंडल को सराहा जाएगा जो उन्होंने काम किया है। इसी तरीके से शेक्सपियर, जब तक लिटरेचर रहेगा शेक्सपियर की बात होगी। तो बड़े लोगों की बेटा यही होता है कि भले अपनी जिंदगी में कोई अप्रिशिएट करे ना करे, वो काम करते रहते हैं, वो काम नहीं छोड़ते हैं। जो काम उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये काम सही है, वो उस काम पे लगे रहते हैं, चाहे लोग उसकी तारीफ करे या ना करे, वो काम पे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये काम सही है और इसका फायदा इंसानों को आगे जाके मिलेगा। और फिर जब दुनिया को समझ में आता, आप सोचिए कि आम इंसानों से या आम साइंटिस्टों से कितना आगे ये लोग सोचते थे कि जब मेंडल ने अपना वर्क प्रेजेंट किया था, रिसर्च पेपर, उस वक्त किसी ने भी एप्रिसिएशन नहीं दिया। इनकी सोच कितनी आगे तक की थी। तो बेटा इसी तरीके से हमें भी काम करना है ना, हमें भी इसी तरीके से काम करना है। हमें अपने काम पे मेहनत करनी है, ईमानदारी से और मेहनत से काम करना है। उसका एप्रिसिएशन मिले ना मिले हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारा दिल इस बात पर मुतमईन, सेटिस्फाई होना चाहिए कि हम मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। भाई ये तो वेलफेयर का ही काम है ना। इन्होंने जो लॉ दे के चले गए, आज उससे कितना फायदा हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इनकी जिंदगियों से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने काम पे मेहनत करनी चाहिए। नाम, और जो आप अच्छा काम करोगे तो अपने आप नाम मिलेगा। उस वक्त नहीं मिलेगा, 10 साल के बाद नहीं मिलेगा, 50 साल के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेंडल ने क्या किया था बेटा, अपने कॉन्सेप्ट में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल की थी, मैथमेटिक्स इस्तेमाल की थी। ये नई चीज थी उस वक्त के लिए। उस वक्त के लिए बेटा नई चीज थी कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स इस्तेमाल की जाए। मेंडल के लिए तो यह फायदा था एक लिहाज से, क्योंकि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन उस वक्त के साइंटिस्टों को यह समझ में नहीं आया था कि मेंडल ने किया क्या है। आगे देखते हैं। मेंडल ने क्या किया था, 7 कैरेक्टर पी प्लांट का लिया था, अभी हम आगे बात करेंगे।
और ये जो बेटा 7 कैरेक्टर, जैसे कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, मैं ट्रेट की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे एक कैरेक्टर हाइट ऑफ प्लांट था, अब उसका 2 ट्रेट हो जाएगा, कौन का? टॉल और डॉर्फ। तो हाइट ऑफ पी प्लांट, ये क्या हो गया बेटा? ये एक कैरेक्टर हो गया। कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, ये क्या हो गया? कैरेक्टर्स हो गया। ठीक है, तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए और ये सातों कैरेक्टर्स के जो जीन थे बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेडिकल में, से याद रखना तुम लोग। ये सातों कैरेक्टर्स के जो जीन 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, ए क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 और क्रोमोसोम नंबर 7। बात समझ में आ गई? चलो, अब वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? वो 7 कैरेक्टर्स बेटा, वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? अच्छा, एक चीज और बता दूं, मेंडल ने जो सातों कैरेक्टर्स के लिए जो प्लांट लिया था ना, 14 प्लांट जो लिया था, पी प्लांट लिया था, वो प्योर हाइब्रिड प्लांट था। अभी आगे हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसे हाइब्रिड कैसे, सॉरी हाइब्रिड नहीं, प्योर ट्रू ब्रीडिंग प्लांट था। उसे ट्रू ब्रीडिंग कैसे बनाया था बताऊंगा, पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर एक बार बता दूंगा। अब देखिए, मेंडल ने वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे? हाइट ऑफ पी प्लांट, एक था हाइट ऑफ पी प्लांट, दूसरा कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ पॉड। पॉड मतलब समझते? मटर फली देखा है आप लोगों ने? मटर फली देखा है ठंड के मौसम में। अभी मौसम, अब हम लोग आज अगस्त में है, नवंबर से आने लगेगी मार्केट में, तो मटर जो होती है बेटा, उसका जो ऊपर वाला छिलका होता है ना, जिसका आप ऐसे खोलते हैं तो अंदर मटर निकलती है, दाने मटर के सीड्स होते हैं, वो पॉड होता है। कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ फ्लावर एंड पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम लोग। अब उन्होंने क्या क्या लिया? हाइट 2 तरह की ली। कैसे कैसे? एक टॉल लिया और एक डॉर्फ लिया। देखो बेटा, ये भी याद रखना कि कौन कौन से कैरेक्टर्स, कौन कौन से ट्रेट डोमिनेंट है, कौन कौन से रिसेसिव है। क्वेश्चन आता है इस तरीके से, वो मिक्स करके दे देगा और पूछ देगा, बताइए मेंडलिज्म के या मेंडल के पी प्लांट के हिसाब से इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन कौन सा रिसेसिव है। समझ में आ रहा है? कितने कैरेक्टर डोमिनेंट है, कितने रिसेसिव है। इस तरीके के बड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इसको याद रखते वक्त आप लोग ये बात जहन में जरूर रखिएगा। तो हाइट ऑफ पी प्लांट, टॉल लिया और डॉर्फ लिया, यानी 2 तरह का प्लांट लिया उसने। समझे? 2 तरह का बेटा प्लांट लिया, एक उसने टॉल प्लांट लिया और एक उसने डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, दूसरा कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड जो मटर फली होती है ना, जो मटर का दाना होता है, उसका सीड लिया, येलो कलर का और ग्रीन कलर का, यानी 2 प्लांट लिया। एक प्लांट ऐसा था जिसमें येलो कलर की सीड हो रही थी और एक प्लांट ऐसा था जिसमें ग्रीन कलर का सीड हो रहा था। नेक्स्ट है शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड आपने देखा होगा बेटा, कुछ केस में शेप जो होता है एकदम, जो मटर का जो दाना होता है, जो सीड होता है, उसका शेप एकदम राउंड होता है, और कुछ केस में आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, जैसे ऐसे व्रिंकल्ड होता है। बात समझ में आ गई? व्रिंकल्ड होता है। नेक्स्ट कलर ऑफ पॉड, वही जो छिलका होता है, बटर का जो छिलका होता है, उसे 2 तरह का प्लांट लिया, एक ग्रीन लिया और एक येलो लिया। नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड, शेप ऑफ पॉड। एक है इन्फ्लेटेड और एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड। मैं यहीं पे इसका डायग्राम बना दे रहा हूं। देखो, इन्फ्लेटेड का क्या मतलब होता है? ये क्या है बेटा? ये इन्फ्लेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है, इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा। तो ये हो गया शेप ऑफ पीट। नेक्स्ट है कलर ऑफ फ्लावर। जो फ्लावर ग्रो करता है स्वीट पी में, वो
एक प्लांट लिया जिसमें वॉयलेट कलर का हो रहा और एक प्लांट लिया जिसमें व्हाइट कलर का हो रहा। अच्छा, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर बेटा, एक प्लांट ऐसे लिया जिसमें एक्सियल फ्लावर हो रहे हैं और एक ऐसा लिया जिसमें टर्मिनल हो रहे हैं। देखो क्या होता है, जरा देख लो तुम लोग, टर्मिनल फ्लावर या एक्सियल फ्लावर किस तरीके का होता है। देखो मान लो ये मेन स्टेम है, ठीक है, ये मेन स्टेम है, ठीक है बेटा, और यहां पे इस तरीके से मान लो लीफ ग्रो है ना। तो ये कैसा होगा, ये एक्सियल है। एक्सियल का मतलब होता है कि जो टॉप पोजीशन है ना, यानी सारे जो ब्रांच की जो पॉइंट है एक्सियल पोजीशन है, वहां पे फ्लावर ना हो। देखो यहां पर फ्लावर तो है, यहां पे फ्लावर नहीं है, यहां पे लीफ है, तो ये एक्सियल होगा। और बेटा टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल देखिए ये होता है, देखो यानी ये टर्मिनल है सॉरी, ये बेटा एक्सियल है ना, और ये टर्मिनल है, यानी हर एक्सियल पोजीशन पे, हर एक्सिस पोजीशन पे, हर पॉइंट की पोजीशन पे क्या है, वहां पर फ्लावर ग्रो किया है ना। ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, लेकिन यहां पर फ्लावर ग्रो नहीं किया। तो इस तरीके से क्या किया इन्होंने, 7 कैरेक्टर्स लिए और उन 7 के कितने बेटा ट्रेट हो जाएंगे, 14 ट्रेट्स। और इस तरीके से उन्होंने कितने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने तरह के ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए या प्योर लाइन प्लांट्स कितने लिए, तो आप कहेंगे 14, 7 इसके 7 इसके, ठीक है। तो आप लोग इसके डोमिनेंट और रिसेसिव सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्टेप ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसे किस तरीके से किया था। देखिए, तो एक चीज बात यहां लिखी है कि इमैस्कुलेशन ऑफ बैगिंग टेक्निक, ये बात बेटा आप लोगों को पता होगी, जिन बच्चों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा है और वीडियो देख के नोट्स बना रखा है, उसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बेटा मैंने आप लोगों को इमैस्कुलेशन और बैगिंग पढ़ाया था, वहां जाके देखिए, उसे फिर से देखिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मेंडल ने दिया था, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हम करते हैं। अब कैसे, स्टेप्स क्या था, स्टेप्स बेटा पहला ये था कि सबसे पहले हम प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स बनाएं। देखो मैंने, है ना, सबसे पहला स्टेप क्या है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स डेवलप किया जाए, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स डेवलप किया जाए, या जिसे हम लोग प्योर लाइन कहते हैं, या जिसे हम लोग होमोजाइगस कहते हैं, प्योर ब्रीडिंग होमोजाइगस कहते हैं। पहला मकसद हमारा क्या था कि हर एक ट्रेट के लिए, भाई कितने ट्रेट मेंडल ने लिए, 14, हर एक ट्रेट के लिए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स डेवलप किए जाए। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स फर्स्ट वीडियो में देखिए आप लोग, सबसे लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर क्लास में। उसमें बेटा मैंने ट्रू ब्रीडिंग का बताया कि ट्रू ब्रीडिंग मतलब होता है होमोजाइगस बनाना। अब ये आप होमोजाइगस मतलब सेम तरह के जीन्स, जैसे ये बेटा होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये होमोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस सेम तरह के जीन, वो होमोजाइगस होगा। यहां देखिए सेम तरह के, दोनों जो है वो सेम तरह के, ये भी सेम तरह का है, देखिए 2 सेम तरह के, और ये अलग, ये भी सेम तरह का है, ये लेकिन अलग अलग तरह का है, तो ये इसे हम लोग हेटेरोजाइगस कहते हैं या हाइब्रिड होता है, लेकिन ये आपका होमोजाइगस होता है। तो अगर आपको होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट डेवलप करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करते रहिए। उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उससे कुछ खराबी आती है, लेकिन हमें उस पर अभी डिस्कस नहीं करना है। तो क्या होगा बेटा, जब आप कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे,
तो जीन्स आपस में इकट्ठा होते चले जाते हैं, एग्रीगेट होते चले जाते हैं, और रेगुलर क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यह भी टॉल होगा, है ना, और अगर इसकी बात करूं तो यह भी टॉल होगा। लेकिन मुझे अपने मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा चाहिए था, होमोजाइगस चाहिए था, प्योर ब्रीडिंग चाहिए था। देखो, ये देखो, जैसे मान लो मैं यहां हाइट कह रहा हूं, हाइट ऑफ पी प्लांट, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ये इस्तेमाल करूं या ये इस्तेमाल करूं, इन दोनों से हाइट तो आ जाएगी टॉल, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उसे ट्रू ब्रीडिंग प्लांट चाहिए था, होमोजाइगस प्योर लाइन चाहिए था, इसलिए उसे ये चाहिए था। इसीलिए बेटा अगर ये चाहिए ना, तो आपको रेगुलर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा, और रेगुलर कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, आपको होमोजाइगस प्लांट्स मिल जाएंगे। तो पहला काम क्या किया उन्होंने, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट या प्योर लाइन या होमोजाइगस प्लांट डेवलप किया, जिससे मैं यहां पे कह रहा हूं सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स। हमने प्योर प्लांट्स का सिलेक्शन कर लिया, हो गया। अब हमने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन अमंग पेरेंट्स। जो भी प्योर प्लांट्स मैंने लिया, जैसे मान लो अगर मैं हाइट का एग्जांपल लेता हूं, हाइट ऑफ ए प्लांट, अगर मैं हाइट की बात करूं आपसे, मैंने प्योर प्लांट ले लिया, एक तरफ कैपिटल टी टॉल के लिए, और एक तरफ ले लिया स्मॉल के लिए, है ना। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ये टॉल है, टॉल होमोजाइगस है, ये डॉर्फ होमोजाइगस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग तरह की वैरायटीज को मिक्स कर देना, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट से फिर हाइब्रिड मिलता है। देखो अब क्या होगा, इससे कैपिटल टी आ जाएगा, अभी मैं आगे समझाऊंगा कैसे किया जाता है। वैसे इतना बेटा तो ये सब बहुत कुछ तो आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के भी आए हैं, और इससे भी टी स्मॉल टी मिल जाएगा। अब ये दोनों भाई, ये भी जीन है, ये भी जीन है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। अब देखो, एक कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, ये है क्या, ये तो टॉल है, टॉल तो है, लेकिन क्या तुम इसे होमोजाइगस कह सकते हो, नहीं, ये क्या है, ये हाइब्रिड है। तो बेटा ये हाइब्रिड बन गया, तो हाइब्रिडाइजेशन अमंग पेरेंट्स हो गया। अब आप इन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया, सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग मतलब होता है, समझो, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, यानी इसका क्रॉस करा दिया। अब जब इसका क्रॉस करा दिया तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो मेंडल ने ये 3 काम किया, और सबसे बड़ी चीज है कि मेंडल ने बेटा एक एक कैरेक्टर पे ये काम किया। यानी उसने सबसे पहले उठाया टॉल प्लांट्स, है ना, तो टॉल प्लांट्स की पहले उसने कहते ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनाया, उसके बाद फिर उसने हाइब्रिडाइजेशन कराया, फिर जो रिजल्ट आया उसकी सेल्फिंग कराई, है ना। अब इसका जब रिजल्ट आया ना, अब रिजल्ट की एनालिसिस की, सोचो कितना मुश्किल का काम है, कितना लेंदी, कितना टीडियस काम है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो काम मुश्किल होता है लास्ट में उसी का फल जो होता है बहुत बड़ा मिलता है, ठीक है। अब सोचो तुम कितना टीडियस काम है एक एक कैरेक्टर्स को देखना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लगभग 1000 प्लांट्स, है ना, लगभग बेटा, जब उसने ये यहां पर रिजल्ट जो आया था ना मेंडल का, यहां पर यानी ये आया, फिर सेल्फिंग कराई, ये रिजल्ट आया, लगभग 1000 प्लांट आए थे। अब उस 1000 प्लांट्स को एनालाइज करना कि कौन सा प्लांट इसमें टॉल है, कौन सा डॉर्फ है, उसमें लगभग उसको 700 के आसपास, लगभग 750 के आसपास उसे टॉल प्लांट मिले, कुछ डॉर्फ मिले। तो ये कितना टफ काम है, कितना लेंदी काम है। अब ये एक कैरेक्टर के लिए किया उसने, अब उसने फिर यही सेम एक्सपेरिमेंट फिर दूसरे कैरेक्टर के लिए किया, यानी मान लो कलर ऑफ सीड, इसी तरीके से उसने कलर ऑफ सीड के लिए किया, फिर कलर ऑफ मान लो पॉड, शेप ऑफ पॉड, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का, सबके लिए एक इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। जो 7 कैरेक्टर्स उसके लिए थे, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि मेंडल ने अपना वर्क जो है 1856 से 63 के बीच में किया, और अपना पब्लिश किया कब, 1865। लेकिन उस वक्त मेंडल के वर्क को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, किसी ने उसके वर्क को वैल्यू नहीं दिया। लेकिन उसके बाद लगभग 35 साल के बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और शेमाक।
ये 3 साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने मेंडल के वर्क पे फिर से वर्क किया और दुनिया को बताया कि मेंडल ने तो 35-40 साल पहले पूरी दुनिया के लिए एक नायाब लॉ देके चले गए हैं, जिसे हम लोग आगे अभी मेंडलिज्म या क्लासिकल जेनेटिक्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं कि व्हाई मेंडल वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन अर्ली डेज। यानी जब मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में, तो मेंडल के काम को बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा क्यों नहीं, क्या रीजन था? उस वक्त की जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी, क्यों आखिर मेंडल के वर्क को लेकर उसमें कोई हलचल नहीं पैदा हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें 2 नंबर में, है ना? तो इसलिए आप टिक कर लीजिए बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बेटा देखो, इसमें पहला, इसमें मेंडल के साथ मेंडल की तरफ से कोई कमी नहीं थी। कमी असल में सामने जो साइंटिस्ट लॉबी थी उनको समझने में प्रॉब्लम थी। मेंडल ने तो अपनी तरफ से 100% दिया था, तो कमी मेंडल की तरफ से नहीं थी, बल्कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी जिसे इसके वर्क को रिकॉग्नाइज करना था, वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाई। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया था, अपने वर्क को समझाने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस इस्तेमाल की थी। यानी एक तरह से मैं कहूं कि मेंडल ने इंटरडिसिप्लिनरी काम किया था। क्या कहा मैंने? इंटरडिसिप्लिनरी। मेंडल ने बेटा इंटरडिसिप्लिनरी काम किया था टू सॉल्व प्रॉब्लम। दिस वॉज क्वाइट न्यू एंड वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट। यानी उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये चीज हो रही, ये क्या है, किस तरीके से अलग अलग साइंस की अलग अलग फील्ड्स को मिला दिया गया। तुम सोचो, ये आज की यानी आज 2020 है, लगभग ये 150 साल पहले की बात है। उस वक्त यूरोप के उन कंट्रीज में इंटरडिसिप्लिनरी साइंस चल रही थी। हमारे यहाँ कब से स्टार्ट हुई है? हमारे यहाँ एजुकेशन की प्रॉब्लम ये है कि साइंस अलग, साइंस में भी बायोलॉजी जो पढ़ रहा है वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसे मैथ से, उसे फिजिक्स से कोई रिलेशन नहीं, है ना? अब जाके इंडिया में बेटा लास्ट 15-20 सालों में इंटरडिसिप्लिनरी वर्क स्टार्ट हुआ है। यानी इंटरडिसिप्लिनरी वर्क मतलब ये है कि कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी में रिसर्च कर रहा है, रिसर्च बायोलॉजी से कुछ रिलेटेड चीजें में रिसर्च कर रहा है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने बेटा एमफिल जिस टॉपिक में किया है, मैं प्योर बायो का स्टूडेंट हूं और मेरे जो सर जिनके अंडर में मैंने वर्क किया है वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। तो हमने इस तरीके की रिसर्च, यानी अब जाके हमारे यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी आया और उन्होंने 150 साल पहले इंटरडिसिप्लिनरी में वर्क किया था। इसी तरीके से आप देखिए, अगर मैं क्रिक की बात करूं, आप लोग शायद वाटसन एंड क्रिक जानते होंगे, जिनके नोबेल भी मिला 50s के दौर में, उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया। आपको बताऊं मैं कि आज से कितने, लगभग 70 साल पहले की बात है, आजादी के वक्त की बात है। क्रिक फिजिक्स का स्टूडेंट था, क्रिक फिजिक्स का स्टूडेंट था और उसने काम क्या किया, डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की। आप देखिए कि कितना उनके मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट कितने पहले था, जो आज की प्रेजेंट अभी जो कुछ दिन पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, ये सारी चीजें कही गई है ना, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, देखा भी होगा। वो अब हमारे यहाँ आ रहा है। और सोचिए, उनके यहाँ 70-80 साल पहले ये वर्क चल रहा था। वो एजुकेशन के लिहाज से, एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से मैं कहूंगा वो हमसे कितना आगे है। ठीक है, तो बेटा इसलिए हमें इस तरीके के चीजों को सोचना चाहिए और हमें उसी लिहाज से हमें भी वर्क करना चाहिए। चलिए, तो पहला ये था कि प्रॉब्लम क्या हुई कि मेंडल ने जो मैथमेटिक्स यानी इंटरडिसिप्लिनरी वर्क किया, वो उस वक्त के आम बायोलॉजिस्ट को ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा, कम्युनिकेशन, जिस तरीके से आज कम्युनिकेशन बहुत आसान है, पब्लिकेशन आसानी से इंटरनेट पे चला जाए, एक दूसरे को सेंड किया जा सकता है, आसानी से मतलब बताया जा सकता है चीजें, अपने वर्क को समझाया जा सकता है। जाहिर सी बात है उस वक्त उतना आसान नहीं था। थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर। एक चीज बता दूं, मेंडल ने, मैं पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है कि मेंडल के वक्त तक जीन डिस्कवर नहीं हुआ था। लगभग मेंडल के इंतकाल के मेंडल के वर्क के बहुत 35-40 साल के बाद डिस्कवर हुआ था। तो मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, जहां जहां मैं फैक्टर कहूंगा ना,
जहां जहां मैं फैक्टर कहूंगा वो असल में जीन होगा, है ना। तो मेंडल ने बेटा एक बात है कि जो फैक्टर होता है वो स्टेबल होता है और डिस्क्रीट यूनिट होती है। स्टेबल मतलब इधर उधर मूव ना करे, मिक्स ना हो। स्टेबल का मतलब होता है अपनी जो आइडेंटिटी है वो लॉस ना करे। तो जो इसने कहा कि जो जीन होता है वो स्टेबल है ना, और डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? अलग, है ना, अपनी एक अलग जो पहचान होती है वो डिस्क्रीट होती है। यानी इसने एक मेंडल ने कहा था कि जितने भी जीन होते हैं उन सब की अलग अलग पहचान होती है। और बात सही है, हर जीन का अपना एक किसी ना किसी कैरेक्टर्स के लिए ही तो होता है भाई। ये जीन जो है वो कह रहा है कि आंख का कलर ब्लैक होना चाहिए, ये कह रहा है आंख का कलर ब्राउन होना चाहिए। ये वाला जीन कह रहा है कि स्किन का कलर ब्लैक होना चाहिए, ये स्किन कह रहा है कि ये कलर कह रहा है कि ये जीन कह रहा है कि स्किन का कलर व्हाइट होना चाहिए। तो हर जीन क्या है? डिस्क्रीट है ना, इंडिविजुअलिटी होती है। डिस्क्रीट मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि जितने भी जीन होते हैं वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं। यानी स्टेबल मतलब वो टूट नहीं सकते हैं, मिक्स नहीं हो सकते हैं, स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं, यानी सब अलग अलग होते हैं। आप ऐसा नहीं होता कि दो जीन को आपने मिक्स कर दिया, पहला कि ये इन दोनों को उठा के इसमें मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा कि सारे जीन स्टेबल होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिस्ट। असल में इसका रीजन ये था कि बायोलॉजिस्ट ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आपकी बात सही है कि जितने भी जीन होते हैं, जो भी आप फैक्टर जिसे कह रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेबल है और डिस्क्रीट है, यानी सब अलग अलग है, सेपरेट है ना। आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल सेपरेट होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए नहीं होते, सेपरेट होते हैं। आपकी बात सही है। तो आखिर वेरिएशन कैसे आता है? फिर इस बात को कि वेरिएशन कैसे आता है मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे तो जिसकी वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था उनका बहुत ज्यादा माना नहीं गया। बात आज पता चला कि एकदम बात सही है कि जीन स्टेबल होता है, डिस्क्रीट भी होता है, लेकिन उस वक्त ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी प्रूफ फॉर फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर एंड इट्स केमिकल नेचर। हाँ, इन्होंने ये तो कहा कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, गैमीट्स के थ्रू, स्पर्म और एग के थ्रू कोई ना कोई ऐसी चीज है जो ट्रांसफर होती है। लेकिन उसी चीज को उन्होंने क्या, फैक्टर का, लेकिन उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, ना फिजिकल प्रूफ दे पाए और ना बता पाए कि जो भी चीज ट्रांसफर होती है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसका केमिकल नेचर क्या है, किस चीज से वो बनी होती है, वो ये बातें नहीं बता पाए। ऐसे समझो, जाहिर सी बात है साइंस में हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए। आप कोई भी बात कहिए उसका प्रूफ होना चाहिए। जैसे तुम लोगों ने 11th में वर्नलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डॉर्मेंसी पढ़ा है। वर्नलाइजेशन हम ये मानते हैं कि एक हार्मोन होता है, वर्नालिन की वजह से होता है ना। इसी तरीके से डॉर्मेंसी जो होती है सीड में या बर्ड्स में, वो एक हार्मोन होता है डॉर्मेलिन, उनकी वजह से होता है। लेकिन इन दोनों हार्मोन को हम लोग हाइपोथेटिकल हार्मोन मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी तक हमने उसे बाकायदा उसका कहते वो उसे क्रिस्टलाइज करके, या आप कह लीजिए उसका फिजिकल प्रूफ अभी तक हमने नहीं दिखाया है। उन दोनों हार्मोन्स का फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया है। ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, उसे हम लोग हाइपोथेटिकल नहीं मानते, उसका फिजिकल प्रूफ हमने दिखा रखा है, लेकिन इसका नहीं है। जिसकी वजह से हमें ये लगता तो है और हमें पता भी है कि वर्नलाइजेशन वर्नालिन हार्मोन की वजह से होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं, इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट बात नहीं कर सकते। सेम यहां चीज यहां पर भी थी। जो बात ये कह रहे थे कि भाई कोई ना कोई चीज है जो ट्रांसफर होती है, तो वो जो कोई ना कोई चीज जिसे ये मेंडल फैक्टर कह रहे थे, ना फैक्टर का फिजिकल प्रूफ दिया उन्होंने, और ना ये बता पाया कि अच्छा जो भी चीज आप कह रहे हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है, उसका केमिकल नेचर क्या है, किस चीज से आखिर बनी होती है, ठीक है। तो अब लास्ट में देखते हैं। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मेंडल अपने काम पे खुद भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब है ना, श्योर नहीं थे। उसका एक रीजन हुआ कि मेंडल ने एक तो पी प्लांट लिया और उस पर सारा एक्सपेरिमेंट किया जो मैंने तुम लोग को अभी बताया। उसके साथ साथ उन्होंने बीन्स पे भी कुछ वर्क किया। लेकिन जब उन्होंने बीन पे बेटा वर्क किया ना,
बीन पे जब वर्क किया तो बीन पे वर्क करने पे वो रिजल्ट नहीं आ रहा था जो स्वीट पी पे आ रहा था। स्वीट पी का रिजल्ट कुछ और आ रहा था, बीन का कुछ और रिजल्ट आ रहा था। तो मेंडल खुद इस बात पे कंफ्यूज नहीं थे। बाद में बात समझ में आया कि मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो एकदम सही था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने जो स्वीट पी पे एक्सपेरिमेंट किया था वो भी सही था, बीन का भी एक्सपेरिमेंट सही था। बीन का रिजल्ट बेटा इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बीन में पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस हो जा रही थी, जिसकी वजह से रिजल्ट डाइवर्ट हो जा रहा था। बात समझ में आ गई? रिजल्ट जो वर्क वो कर रहे थे वो दोनों वर्क सही था, लेकिन यहां पर गलती उनकी वजह से नहीं आ रही थी, बल्कि बीन में पार्थिनोजेनेसिस हो जा रही थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। बात समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं कि रीजन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया गया, या अगर मेंडल ने सिलेक्ट किया क्या रीजन था। अच्छा, क्या पी प्लांट के अलावा कुछ और हम लोग लेते हैं अगर, तो क्या उसमें क्या उसका रिजल्ट वैसे ही आता जैसा मेंडल का आया था? तो क्या फायदे रहे मेंडल के लिए पी प्लांट? तो सबसे पहला एक बेटा पी प्लांट जो होता है ये एक एनुअल प्लांट है और अपनी लाइफ साइकिल को 3 महीने में कंप्लीट करता है, यानी इसका ये ग्रो बहुत तेजी से करता है। एक साल में 3 महीने की इसकी लाइफ साइकिल होती है। 3 महीने नहीं, एक साल में 2-3 बार ये ग्रो कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा ग्रो करेगा, जितनी ज्यादा जनरेशन आप देख पाएंगे, उतनी अच्छे तरीके से आप एनालिसिस कर पाएंगे। बोलो गलत कह रहा हूं भाई? एक जनरेशन ये है, फिर उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरी जनरेशन आई, फिर उन्होंने तीसरी किया, चौथी किया, 5वीं किया, 6ठी किया, 7वीं किया, बहुत से जन कर लिया उन्होंने। अब इस जनरेशन पे उन्होंने अच्छे तरीके से देखा, इस पे देखा, इस पे देखा, इस पे देखा, तब जाके वो अपना अच्छी तरीके से बता सकते हैं। अब अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो है वो 3 महीने की ना हो कि मान लीजिए 30 साल की होती, तो क्या ये रिजल्ट पॉसिबल होता? कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था। ठीक है, तो पहली ये चीज कि मेंडल एनुअल प्लांट होता है और बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। दूसरी चीज हाँ इंपॉर्टेंट है कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। देखो मैंने तो बताया बेटा, जब कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से आप ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, यानी प्योर लाइन यानी होमोजाइगस प्लांट डेवलप कर सकते हैं, जो कि एक फायदा है, क्योंकि मेंडल को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट ही चाहिए था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और उसमें आप मैनुअली यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, वो भी करा सकते हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल। तीसरा, शो कैरेक्टर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फायदा ये है इसमें पी प्लांट में कि कंट्रास्टिंग ट्रेट मिलते हैं। यानी अगर मैं बेटा ऐसी बात करूं, या टॉल मिलेगा हाइट के लिए या डॉर्फ मिलेगा, है ना? या टॉल प्लांट मिलेंगे पी प्लांट या डॉर्फ मिलेंगे, बीच का कोई नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं ह्यूमन की हाइट की बात करूं, भाई ह्यूमन की हाइट 5 फीट से लेके 6.5 फीट तक की मिल जाएगी आपको, है ना? 6.5 तक मिल जाएगी। कोई आदमी 5 फीट का होगा, कोई 5.5 का होगा, कोई 5.8 का होगा, कोई 6 का होगा, 6.2 का होगा, कितना वेरिएशन होगा ना। लेकिन मेंडल के क्या था कि या पी प्लांट टॉल है, यानी या वो 6.5 फुट का है या वो 5 फुट का है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से या फ्लावर का कलर या रेड है, सीड का कलर या रेड है या ग्रीन है। ऐसा नहीं कि कुछ में रेड आया, कुछ में ग्रीन आ गया, कुछ में वॉयलेट आ गया, कुछ में लाइट ग्रीन आ गया, ये नहीं, एकदम कंट्रास्ट है। तो इससे क्या हुआ? कंट्रास्ट, ऐसी बात है भाई, आपके सामने ही अगर आपको 1000 प्लांट्स हो और 1000 प्लांट्स में आपसे कहा जाए कि भाई इनमें 2 तरह के सीड्स हैं, ये जो प्लांट्स है 1000 प्लांट्स, उसमें कुछ सीड ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के हैं, कुछ सीड ऐसे हैं जो मान लो मैं कहूं येलो कलर के। अब कितना आसान है, आप लोग फटाफट उसको सेपरेट कर लेंगे और अच्छे तरीके से सेपरेट कर लेंगे, रिजल्ट एकदम क्लियर होगा। लेकिन अगर उसमें मैं कह दूं कि भाई इसमें कुछ रेड है, कुछ लाइट रेड है, कुछ डार्क रेड है, कुछ ब्राउनिश रेड है, कुछ ब्लैकिश रेड है, कुछ उसमें ऐसे हैं जो कहते हैं ग्रीन है। अब ग्रीन में भी येलो, लाइट ग्रीन है, येलोइश ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। तो अब अगर इस तरह का प्लांट्स हो और उसमें उस तरह के सीड के कलर हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा सेपरेट करना और रिजल्ट की एनालिसिस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सीड। वही मैंने कहा कि ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होती है
वो बहुत ज्यादा ऑफ स्प्रिंग डेवलप होती है, जिसकी वजह से जब ज्यादा ऑफ स्प्रिंग होंगी ना तो जो कैरेक्टर्स की स्टडी भी हमारे लिए बहुत आसान होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कैन बी ग्रो थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यही वाली बात जो साल भर ग्रो कराई जा सकती है क्योंकि उसकी लाइफ साइकिल बहुत कम होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है कि मेंडल के सक्सेस का रीजन क्या था। चलो, एक तो अनसक्सेस की वो बात हो गई भाई कि उनके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो बताइए, तो मेंडल की तरफ से कोई कमी नहीं थी, सामने जो साइंटिस्ट थे उनकी तरफ से कमी थी। अब मेंडल ने जो पी प्लांट लिया उसके बहुत फायदे भी उसे मिले। तो क्या क्या फायदे थे जिसकी वजह से मेंडल, क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिली। पहली चीज पी प्लांट, जो मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरी चीज, उन्होंने लार्ज सैंपल साइज लिया। देखो ये बात मैंने अभी बताई यहां पे कि जो लार्ज नंबर ऑफ सीड्स या लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगी, तो जितनी ज्यादा ऑफ स्प्रिंग डेवलप होगी बेटा, उतने ज्यादा रिजल्ट्स की एनालिसिस आसान होती है, क्लियर होती है। तो लार्ज सैंपलिंग साइज विच प्रोवाइड ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा, है ना। लास्ट क्या है, ही स्टडी वन कैरेक्टर एट वन टाइम एंड केप्ट रिजल्ट ऑफ ईच क्रॉस। देखो इसका कहने का थर्ड स्टेटमेंट क्या कहने का मतलब है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये देखो, हाँ ये इसमें मैंने बताया था तुम लोग को, इसमें देखिए, इसमें बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंडल ने क्या किया था। सबसे पहले प्योर प्लांट्स लिए, उनको क्रॉस कराया टॉल के केस में, फिर उनकी सेल्फिंग कराई और जो रिजल्ट आया उसे एनालिसिस किया और अपने पास रखा। फिर उसने दूसरी बार क्या किया, दूसरा कलर ऑफ सीड लिया, प्लांट को क्रॉस कराया और उसका रिजल्ट रखा। यही सेम चीज वो कह रहा है कि ही स्टडी वन कैरेक्टर एट वन टाइम, यानी एक बार उसने हाइट ऑफ प्लांट लिया और उसको उस पर वर्क किया। ठीक है, इस तरीके से उसने किया जिसकी वजह से रिजल्ट की क्रेडिबिलिटी ज्यादा थी उसकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बेटा अब हम लोग चलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं। देखो हम लोग बेटा मेंडल के वर्क की बात, कुछ बेसिक मैंने आप लोगों को मेंडल के वर्क की बता दी कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया, कैसे लिया, सारी बातें हम लोग डिस्कस करें। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे चलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अगर आप इसे देखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लफ्ज हाइब्रिड इस्तेमाल हो रहा है ना, हाइब्रिड यानी मोनो हाइब्रिड तो है यानी दो अलग अलग तरह के, लेकिन मोनो है यानी एक ही है सर। मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का मतलब ऐसे समझो, ऐसे दो प्लांट्स जिनके सारे कैरेक्टर्स सेम है। जैसे एक ये देखो, ऐसे दो प्लांट जिनके सारे कैरेक्टर्स सेम है सिवाय एक के। जैसे अगर ये दो पेन देखो तुम लोग, अगर इसे तुम लोग को क्लियर दिख रहा है, ये दो पेन को देखो, अगर इस दो पेन की बेटा मैं बात करूं, ये दोनों पेन एक ही कंपनी की है, इनकी हाइट भी सेम है, इनके कलर भी सेम है, ऊपर की तरफ ब्लैक है, फिर ब्राउनिश है, फिर ब्लैक है, इनका जो मतलब जो शेप है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, इनके जितने भी कैरेक्टर्स है सब सेम है सिवाय एक कैरेक्टर्स के। इनका पॉइंट देखिए, ये अलग तरह का पॉइंट है इसका, ये अलग तरह का पॉइंट है। तो अगर इन दोनों प्लांट्स को आप, ये अलग अलग प्लांट्स है, अगर इनके आप क्रॉस करा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, उसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। बात समझ में आई? ऐसे दो प्लांट्स जिनके सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के सेम है सिवाय एक के, एक्सेप्ट वन कैरेक्टर्स, है ना। तो एक्सेप्ट वन कैरेक्टर बेटा, तो उसमें देखो, व्हेन टू प्लांट्स डिफर इन वन कैरेक्टर और वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट इज क्रॉस। जब ऐसे प्लांट्स को आप क्रॉस कराएंगे तो वो क्या होगा, वो बेटा क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्योर प्लांट्स ले ले, होमोजाइगस प्लांट्स ले। ये होमोजाइगस प्लांट्स, होमोजाइगस बेटा कई बार बता चुका हूं, सेम तरह के जीन होंगे, है ना। होमोजाइगस ये भी है, ये भी है। ये मान लो मैं कह रहा हूं ये टॉल है ना, टॉल है, और ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल प्लांट है, ये डॉर्फ है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक और बात बताई थी कि जो भी डोमिनेंट प्लांट होगा, जो भी बेटा डोमिनेंट होगा, उसे हम इंग्लिश के अल्फाबेट से इस्तेमाल करेंगे और कैपिटल लेटर देंगे उसे, और जो रेसेसिव होगा उसे स्मॉल लेटर देंगे। अब देखो ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब देखो बेटा, बात समझो अच्छे तरीके से। अब ये इसमें सेग्रीगेट होगा, अभी आगे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे डिस्कशन करेंगे। ये सेग्रीगेट होगा, देखो ये गैमीट है, अरे भाई ये ऐसे ही तो है। देखो मान लो ये मान लीजिए ये मेल है, मेल का क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है,
और उस क्रोमोसोम पे क्या है बेटा, ये इस क्रोमोसोम पे ये एक जीन है कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, एक जीन है। बोलो समझ में आया? अब होगा क्या भाई, क्रोमोसोम याद करो, याद करिए आप लोग बात, हम लोग क्या होते हैं, हैप्लॉइड है, लेकिन जब गैमीट बनता है तो स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, सॉरी हम लोग डिप्लॉइड है ना, लेकिन जब हमारा क्रोमोसोम बनता, स्पर्म बनता है या फीमेल में एग बनता है तो वो कैसा होता है, वो तो हैप्लॉइड होता है ना। बोलो गैमीट तो बेटा हैप्लॉइड होती है ना, हैप्लॉइड मतलब सिंगल क्रोमोसोम। तो वही चीज यहां पर भी होगा। अब बेटा जब ये जब सेपरेट होगा, जब गैमीट बनाएगा, अब देखो गैमीट कैसे बनेगा, ये सेपरेट हो जाएगा, ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम, और उसके ऊपर ये यहां पे टी आ गया, यहां पर टी आ गया। बोलो बेटा ये दोनों क्या है, गैमीट है, समझ में आ गया? यही सेम चीज तो ह्यूमन में भी होती है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में होती है जहां गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरीके से सेपरेट हो गया, ये अलग अलग गैमीट बन गए, इसी तरीके से फीमेल में अलग अलग गैमीट बन गए। अब बेटा देखो ये वाला जो गैमीट है, ये वाला जो गैमीट है वो फीमेल के गैमीट से मिलेगा, यही तो होता है भाई। ह्यूमन में स्पर्म और एग नहीं मिलते हैं, स्पर्म और एग मिलता है तभी तो फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है और नई ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होता है। यहां पर भी होगा भाई, गैमीट तो कई बनेंगे मेल में भी, तो मान लो मैं कह रहा हूं कि गैमीट बहुत से बन गए, ये बन गए। अब ये वाला जो है बेटा वो इससे भी क्रॉस कर सकता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये वाला जो है वो इससे भी क्रॉस कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है कि इससे भी क्रॉस कर सकता है, इससे भी क्रॉस, इसी तरीके से ये इससे भी क्रॉस करेगा और ये इससे भी क्रॉस कर सकता है। तो अब लेकिन अगर आप देखेंगे बेटा तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे आपको, टॉल मिलेंगे, और ये इसे हम लोग F1 कहते हैं। जो पहली जनरेशन होती है उसे हम लोग F1 कहते हैं। देखो ये पेरेंट्स की जनरेशन, ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है, ठीक है। अब पेरेंट्स से जो पहली जनरेशन पैदा होगी, पेरेंट्स से जो पहली जनरेशन पैदा होगी वो F1 कहलाएगी। इसे हम लोग फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। और मेंडल के लिहाज से बेटा सुन लो मेरी बात, मेंडल के लिहाज से F1 हमेशा हेट्रोजाइगस होता है। और देख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस यही तो होता है, ये हेट्रोजाइगस है। बोलो बेटा मेंडल के लिहाज से जो F1 होता है यानी पहली जो जनरेशन होती है जिसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, वो हमेशा कैसी होती है, हेट्रोजाइगस होती है। और हमेशा कोई दोनों में से कोई एक कैरेक्टर ही आएगा किसमें, F1 में। ऐसा नहीं हो सकता है मेंडल के लिहाज से, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बेटा F1 में कुछ ऑर्गेनिज्म टॉल हो और कुछ डॉर्फ हो, ये कभी नहीं हो सकता। F1 में कोई एक ही ऑर्गेनिज्म आएगा, या टॉल होगा या डॉर्फ होगा, जो भी डोमिनेट कर जाएगा वो आएगा, ठीक है, बात समझ। अब इन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया, F1 जो भी आया था, मान लो एक ये आया और एक ये आया, अब इनकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग मतलब होता है क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब बेटा इसकी F1 की सेल्फिंग करवाई, मतलब ऐसे करवा दिया, सेल्फिंग करवा दी। अब बेटा जब सेल्फिंग करवाओगे तो क्या होगा, फिर वही चीज होगी, ये एक गैमीट बनेगा, ये एक गैमीट बनेगा, इसी तरीके से ये एक गैमीट बनेगा, ये एक गैमीट बनेगा, ऐसे ही तो होगा। बोलो बेटा ऐसा ही होगा ना। अब आप क्या करिए, प्यूनेट स्क्वायर से इसको समझ लीजिए, आपने कैपिटल टी यहां रख दिया, स्मॉल टी यहां रख दिया, कैपिटल टी यहां रख दिया, स्मॉल टी यहां रख दिया। अब आप ये इससे मिलेगा तो ये बन जाएगा, ये इससे मिलेगा तो ये इससे मिलेगा तो ये जब इससे मिलेगा तो ये, यानी ये कैसा होगा बेटा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल बनेगा। क्यों बनेगा टॉल, क्यों बनेगा, पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं कि बेटा ये जो कैपिटल टी वाला जो है वो स्मॉल टी पे डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से कैरेक्टर कैसा आएगा, टॉल आएगा। ये भी यहां पर ऐसे ही होगा कि ये डोमिनेट कर जाएगा तो यहां पर भी बेटा टॉल होगा, यहां पर कैसा होगा, ये डॉर्फ होगा। बात समझ में आ गई। और इसे हम लोग F2 कहते हैं, मतलब सेकेंड फीलियल जनरेशन। ये मेंडल ने वर्क किया था, पेरेंट्स को क्रॉस कराया, होमोजाइगस पेरेंट्स को, F1 आया। F1 के लिए उसने दो तीन बातें कही। पहली बात ये कही कि F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसमें हमेशा दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर आएगा, एक बात। दूसरी बात, हमेशा F1 में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे। अब इनको अगर आप क्रॉस कराओगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे F1 को,
तो F2 आएगा। अब F2 में उसको दोनों तरह के कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। F1 में देखो सिर्फ सारे टॉल हो रहे थे, F2 में यहां पे दोनों तरह के कैरेक्टर्स हो गए, टॉल भी मिले आपको देखो और डॉर्फ भी मिले। और एक दूसरी बात कही कि इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे जैसे ये है, कुछ होमोजाइगस रिसेसिव होंगे जैसे ये है, और हेट्रोजाइगस भी मिलेंगे। समझ में आ गया? देखो इसी के बेसिस पे देखो मेंडल ने बात कही थी कि जीन जो होता है ब्लेंड नहीं करता है, ब्लेंडिंग नहीं होता। ब्लेंडिंग मतलब होता मिक्सिंग होना, ना वो मिक्स होता है ना डिस्क्रीट हो। उसने कहा था ब्लेंडिंग नहीं होती है, लेकिन उसने कहा था डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और वो स्टेबल होता है। तो देखो इससे बात पता भी चल रही है। अब यहां पे देखो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बेटा? फिनोटिपिक मतलब मैंने बताया था जो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अगर F2 की बात की जाए तो यहां पर दो तरह के फिनोटाइप्स हैं, कुछ प्लांट टॉल हैं और कुछ प्लांट डॉर्फ है। तो यानी हम ये कह सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा भाई? यहां पर कितने आए हैं? 4 प्लांट आए हैं, उनमें से 3 कैसा है? टॉल है, 1 डॉर्फ है, यानी 3:1 का रेशियो होगा। जीनोटिपिक रेशियो कैसा होगा बेटा? 1:2:1। जीन कैसा है? देखो ये अलग तरह का जीन है, कैपिटल टी, ये अलग तरह का है और ये दोनों एक तरह के हैं। 1:2, ये कैसा हो गया? ये कैपिटल टी, ये कैसा हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा हो गया? स्मॉल टी। बोलो बेटा, समझ में आई बात? अच्छा, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने? यहां नंबर पूछ रहा है, रेशियो नहीं पूछ रहा है, नंबर। तो जाहिर सी बात है दो तरह के फिनोटाइप है, या टॉल है या डॉर्फ है। देखो नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने तरह के जीन है? 3 तरह के जीन है। एक ये जीन है, एक ये है, क्योंकि ये और ये सेम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3। अच्छा, होमोजाइगस इस टू हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या होगा भाई? एक होमोजाइगस है कैपिटल टी और एक, अच्छा सॉरी, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस पूछा है। देखो एक होमोजाइगस ये है, ये इसे होमोजाइगस डोमिनेंट कहते हैं, और एक होमोजाइगस ये है, इसे होमोजाइगस रिसेसिव कहते हैं। हेट्रोजाइगस कितने हैं? एक ये, यानी 2:2, यानी 1:1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो मेंडल ने जो F2 में कहा, F2 में ये बात कही कि देखिए F2 में जो कैरेक्टर्स होते हैं, F2 में बेटा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दोनों तरह के कैरेक्टर्स हमें F2 में मिलेंगे। यानी जो ओरिजिनल पेरेंट्स है ना, जो ओरिजिनल पेरेंट्स के कैरेक्टर सब कहां मिल जाएंगे? F2 में जाके मिलेंगे। और F2 में हेट्रोजाइगस भी होते हैं और होमोजाइगस भी होता है। यहीं से उसने प्योरिटी ऑफ गैमीट्स दिया था मेंडल ने, यहीं इसी के बेसिस पे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स दिया था, F2 के रेशियो के बेसिस पे। आगे चले, समझ में आया कुछ? आगे देखते बेटा, नेक्स्ट देखते। हाँ, जो बातें मैंने अभी समझाई है आप लोगों को, अब मेंडल ने ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया उससे कुछ एनालिसिस किया, वो हम यहां देखते हैं। क्या? मेंडल कैरीड आउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉर ऑल दी 7 कैरेक्टर्स। कई बार हम बता चुके हैं, जैसे एक एग्जांपल है, उसने ही क्रॉस प्योर टी प्लांट विद प्योर डॉर्फ पी प्लांट, एक उसने इसी तरीके से एक किया। एट F1 he obtained all pea plant, none of the plant was having intermediate height। ये इंपॉर्टेंट है। जो he obtained all tall pea plant। ओके, मेंडल को F1 में सारे के सारे एक ही कैरेक्टर के प्लांट मिले, कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला। इंटरमीडिएट मतलब समझ रहे हैं ना? इंटरमीडिएट का मतलब होता है बेटा कि या 5 फुट हाइट होगी या 6.5 फुट होगी। ऐसा नहीं कि कुछ प्लांट ऐसे मिल गए जिनकी 5.5, 6 इस तरह की हाइट, नहीं, या 5 या 6.5 ये मिला। ठीक है, अब फिर उसके बाद जब उसे सेल्फिंग किया तो क्या मिला? ही ऑब्टेन बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट इन द रेशियो ऑफ 3:1। बात समझ में आई? दोनों तरह के मिले हमें। आगे देखो, बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रूफ दैट गैमीट्स आर प्योर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, विच इज एविडेंटेड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन F2 जनरेशन। ये पूछा जाता है बेटा कि प्योरिटी ऑफ गैमीट्स जो हैं, गैमीट प्योर होते हैं, ये किसकी वजह से पता चले? ये बेटा जो रिसेसिव कैरेक्टर हमें मिला है ना, ये देखो इसमें, ये जो इसकी वजह से मिला हमें, रिसेसिव कैरेक्टर्स जो हमें F2 में मिल रहे हैं, उसकी वजह से ये कंफर्म, ये प्योरिटी ऑफ गैमीट्स पता चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये बता दूं फिर और बातें करता हूं कि मेंडल ने जो अपना ये जो
जो F2 वाला जो रेशियो दिया था, F2 वाला जो रेशियो दिया भाई, F2 में उसने क्या रेशियो दिया है, फिनोटिपिक रेशियो क्या दिया है 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या दिया है 1:2:1 दिया, ठीक है, 3:1 दिया, ये 1:2:1 दिया। अच्छा, अब इसको आप बायनोमियल एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने 9th-10th क्लास में बेटा मैथमेटिक्स में ये बात पढ़ी होगी, ax + by² है ना। इसमें x क्या ले सकते हैं हम लोग, x इज किसका गैमीट, t का गैमीट है ना। ये y क्या ले सकते हैं, स्मॉल t का गैमीट्स। a क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना, a क्या है, प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, t गैमीट्स की, और वो हमेशा हाफ होती है, कंफर्म हमेशा हाफ होती है। इसी तरीके से b हमने क्या लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ t गैमीट्स, मतलब स्मॉल t गैमीट्स, वो भी हमेशा हाफ होती है। अब आप इसको इसमें रख दीजिए, a की जगह क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल T गैमीट, हाफ होगी। अरे भाई ये देखो ना तुम, ये होता है, ये होता है, तो हाफ ही है ना, हाफ हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, हाफ टी प्लस हाफ टी। इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए, तो रेशियो क्या मिल रहा है आपको 1:2:1, वही रेशियो मिल रहा है जो आप लोगों को मेंडल ने अभी प्यूनिट स्क्वायर से जो समझाया था, वही रेशियो यहां पर मिल रहा है। ठीक है बेटा, चले आगे। हाँ, so on the basis of monohybrid cross, मेंडल proposed two general rules of inheritance, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। उसमें एक आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, तो एक जीन जो है वो दूसरे पे डोमिनेट कर जाता है। ये है, इसमें क्या होगा, कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पे डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होगा, टॉल होगा। यही होगा ना भाई, इसीलिए हम डोमिनेंट वाले को कैपिटल से लिखे हैं और जो रिसेसिव है उसे स्मॉल से लिखे हैं, यही तो होगा। इसे हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, होमोजाइगस में तो कोई बात ही नहीं है भाई। अगर ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है तो जाहिर सी बात है ये टॉल ही होगा, ये होमोजाइगस है तो जाहिर सी बात है रिसेसिव ही होगा। लेकिन बात असल में हेटेरोजाइगस की बात हो रही है, हेटेरोजाइगस की बात हो रही है, तो हेटेरोजाइगस में बेटा क्या होगा, ये टॉल होगा। बात समझ में आ गई। तो इसने क्या कहा कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझाया कि जब भी होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, तो एक जीन दूसरे जीन पे डोमिनेट कर जाएगा। जो जीन डोमिनेट कर जाएगा उसे हम लोग डोमिनेंट जीन कहेंगे, और जो नहीं कर पाएगा उसे हम लोग रिसेसिव कहेंगे। मैंने लास्ट क्लास में तुमको डोमिनेंट समझाने के लिए एक बात बताई थी कि जैसे एक फिल्म आई थी, वो फिल्म कौन सी थी, चुलबुल पांडे, सलमान खान वाली। अब आप देखो बेटा, सलमान खान वाली फिल्म थी, 3 घंटे की फिल्म थी वो, उसमें सलमान खान भी थे एज अ हीरो, उसमें विलेन छेदी सिंह थे, और कोई हीरोइन भी रही होंगी, और भी दूसरे कैरेक्टर्स रहे होंगे। लेकिन अब आप देखो, हो सकता है सलमान खान पूरी 3 घंटे की फिल्म में कितनी बार कैमरे पे आए होंगे, हो सकता है 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा। छेदी सिंह कितनी देर आए होंगे, हो सकता है वो भी 1 घंटा आए हो कैमरे पे। लेकिन जब आप फिल्म देखने जा रहे थे, छेदी सिंह वाली, मतलब वो चुलबुल पांडे वाली फिल्म देखने जा रहे थे, तो बेटा जब आप फिल्म देखने घर से निकले तो क्या सोच के निकले कि सलमान खान की फिल्म देखने जाएंगे, या सलमान खान की फिल्म आ रही है टीवी पे। क्यों? क्योंकि भले ही उनका और छेदी सिंह का कैमरे पे जो टाइमिंग थी वो सेम थी, लेकिन पूरी फिल्म पे डोमिनेट किसने किया, सलमान खान ने। आप जब घर से निकल रहे थे फिल्म देखने जाने के लिए, तो किसकी वजह से जा रहे थे, सलमान खान की वजह से। तो पूरी फिल्म पे सलमान खान ने डोमिनेट किया, और दूसरे कैरेक्टर्स क्या हुए, रेसेसिव हो गए। सेम चीज यहीं पर है। देखो बेटा, ईच कैरेक्टर इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। मैं इसलिए फैक्टर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये बात, क्योंकि मेंडल ने कही थी, और मेंडल तक जीन नहीं था। बहुत सी किताबों में आपको जीन मिल जाएगा, बात ठीक है, लेकिन क्योंकि मेंडल ने ये बात कही थी, उस वक्त तक जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए मैं फैक्टर लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। आप इसे जीन ही समझिए। ईच कैरेक्टर इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। एकदम बात सही है। बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स, मेरी स्किन का कलर कैसा है, मेरी आंख का कलर कैसा है ना, ये सारे ही कैरेक्टर जो आप सोच सकते हैं, मेरी हाइट कैसी है, मेरा वेट कैसा है, मेरा इंटेलिजेंसिया कैसी है, ये सारी कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे जीन्स, कोई ना कोई जीन उन्हें कंट्रोल करता है।
ठीक है। देयर आर 2 फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर, सही बात है, हर के लिए 2 फैक्टर्स हैं भाई, ये है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 फैक्टर्स हैं। व्हेन बोथ द फैक्टर ऑफ ए पेयर आर डिसिमिलर, मतलब हेट्रोजाइगस, जब वो हेट्रोजाइगस है, देन ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड इट्स कॉल्ड डोमिनेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इस पे डोमिनेट कर जाएगा, इसे हम लोग डोमिनेंट जीन कहेंगे और इसे हम लोग रिसेसिव जीन कहेंगे। मैंने पिछली क्लास में इसे समझाया था, डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील करके, एंड अनदर इज कॉल्ड रिसेसिव। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ, एक दो बातें जरा इसमें कि जो 3:1 का रेशियो आया था, कहां आया था? देखो यहां आया था ना फिनोटाइप में, देखो हाँ ये देखो, ये रेशियो आया था ना, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया था और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया था। जीनोटिपिक मतलब जीन कैसा है, फिनोटाइप तो अपीयरेंस हो गया, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, ये जीन्स कैसा है। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसा है बेटा? 3:1, यानी ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ये 3 और ये डॉर्फ है, 3:1। हाँ, 3:1 रेशियो कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये बेटा ये सब छोटी छोटी बातें हैं, जरूर याद रखना तुम लोग, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 3:1 रेशियो जो है, 3:1 रेशियो जो आया है वो डोमिनेंस की वजह से ही आया है ना, डोमिनेंस की वजह से ही आया। अपीयरेंस ऑफ ओनली वन पैरेंटल ट्रेट इन F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी ये जो देखो, ये जब आप इसको क्रॉस कराते हैं तो क्या आता है? ये आता है, ये F1 है। ये कह रहा है कि F1 में सिर्फ एक कैरेक्टर आता है ना, और F2 में जब आप इसकी सेल्फिंग कराते हैं, जब बेटा आप इसकी सेल्फिंग करा देते हैं तो आपको ये मिलता है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहां पे 2 तरह के कैरेक्टर हो गए, ये सारे के सारे टॉल हो गए और ये डॉर्फ हो गया, यहां पे 2 तरह का कैरेक्टर मिल रहा है। तो ये जो F1 में एक तरह का और F2 में दोनों तरह का कैरेक्टर जो है, ये किसकी वजह से है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। यहीं पर एक और बात बता रहा हूं, दोनों काम की बात है बेटा, बहुत काम की बात है, ये सब तुम्हें क्वेश्चन आएंगे इस पे। दूसरी बात ये कि जो F2 में बेटा ये जो रेसेसिव कैरेक्टर आ रहा है ना, यानी जो डॉर्फ कैरेक्टर आ रहा है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से ये चीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यही बता दूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है। अभी मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा, एक दूसरे पे डोमिनेट कर जाएगा। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो ये वाला इस पे डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन जब अभी मैं बेटा आपको आगे नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा, है ना, जब आपको को डोमिनेंस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर जो ये डोमिनेंट का जो रूल है कि एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक दूसरे पे डोमिनेट कर जाता है, वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये यूनिवर्सल नहीं होता है, कुछ जगह इसके एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस कह दिया। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसा है वो बेटा आपका, वो क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसा है, वो एक्सेप्शन, वो हर जगह पाया जाता है, हर जगह, उसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि F1 में जो एक कैरेक्टर और F2 में दोनों कैरेक्टर, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और F2 में जो ये जो रेसेसिव कैरेक्टर या डॉर्फ कैरेक्टर जो अपीयर हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का? मतलब होता है क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम बेटा जो जीन्स है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, और जाहिर सी बात है यही होता भी है। जब ये क्रोमोसोम है और जब ये गैमीट्स बनाते हैं तो इस तरीके से सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो ये जो जीन होता है वो सेग्रीगेट कर जाता है। फैक्टर मतलब जीन, फॉर ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन विद द रिजल्ट गैमीट हैज 1 फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर, ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं इस लॉ को, बिकॉज गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। गैमीट्स कभी भी मिक्स नहीं होते हैं,
गैमीट्स स्टेबल होते हैं, हर गैमीट्स, हर जो जीन होता है वो डिस्क्रीट होता है। नेक्स्ट, नो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, ये मैंने अभी बात कह दी। डोमिनेंस से कुछ एक्सेप्शन है लेकिन इसके नहीं है। लेकिन एक जगह ये वायलेट होता है जब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, यानी जब क्रोमोसोम, आपको पता होगा, आप लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा है, जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना, जब डॉटर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, सेपरेशन होता है, तो बहुत बार डिसजंक्शन हो जाता है, यानी सेपरेशन नहीं होता है, सही से नहीं होता है। उस केस में क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं होता है। देखो मैंने लिखा, दिस लॉ इज वायलेटेड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। और नॉर्मल केस में सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स कब होती है, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट में। भाई सेग्रीगेशन हम पढ़ रहे हैं ना, गैमीट्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मियोसिस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट मतलब प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं, यानी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस भी पढ़ रहे हैं, प्लस उसके अलावा फिर हम लोग तो एनाफेज फर्स्ट में ही वो सेपरेट होता है। ये नॉर्मल चीज है, आप लोग 11th में पढ़े होंगे। नेक्स्ट चीज मैंने इसको बेटा समझाया, इसको देखो ये बात, ये जो ये ग्रीन, जैसे अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं अगर, कि ये येलो सीड है, ये ग्रीन सीड है, कैपिटल वाई, देखो ये दोनों कैसे हैं बेटा, होमोजाइगस है। जब गैमीट बनेंगे तो मैंने डायरेक्ट बना दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इसके दो, है ना, बात वही है, इसके भी इस तरीके से बन जाएंगे, है ना। तो यानी एक सिंगल ले लो इस तरीके से, ये मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, ये F1 है। अब इनकी जब सेल्फिंग होगी, मतलब इस तरीके से जब आप क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, ये प्यूनिट स्क्वायर कहलाता है ना। ये एक साइंटिस्ट है, ब्रिटिश साइंटिस्ट, उन्हीं के जरिए से ये दिया गया था। अभी हम इस पर कुछ बात कर लेंगे, प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जब आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो ये कैसा मिलेगा, ये आपका येलो मिलेगा, ये वाला, ये भी येलो होगा क्योंकि ये डोमिनेट कर जाएगा इस पे, ग्रीन वाले पे। ये भी बेटा येलो होगा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन होगा। तो फिनोटिपिक रेशियो हमें यहां पर कैसे मिला, 3:1 मिला, है ना। और जीनोटिपिक रेशियो बेटा हमें कैसा मिला, 1:2 मिला, 1:2:1 मिला। जीनोटिपिक रेशियो देखो, ये अलग तरह का जीन है, ये दोनों अलग तरह का है, और ये एक तरह का है, तो इसलिए 1:2:1। तो जो ये जो ग्रीन कैरेक्टर मिला ना, है ना, ये जो ग्रीन कैरेक्टर कैसा है, यहां पर ये रेसेसिव कैरेक्टर है। तो F2 में जो ग्रीन मिल रहा है ना, वो किसकी वजह से है, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिससे पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैथमेटिकली 1:2:1, जो ये जो 1:2:1 रेशियो आ रहा है, इज पॉसिबल व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एंड स्मॉल टी इज हाफ ईच, यानी आधा आधा बटे, विच इज पॉसिबल ओनली बाई सेग्रीगेशन। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो 1:2:1 जो रेशियो आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से आ रहा है। और 3:1 जो है वो डोमिनेंस की वजह से आ रहा है। बात समझ में आया, ये सारी बातें बेटा याद रखना। F1 में और F2 में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डोमिनेंस की वजह से आ रहे हैं। F2 में जो रेसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, वो डोमिनेंस की वजह से, सेग्रीगेशन की वजह से आ रहा है। 1:2:1 रेशियो सेग्रीगेशन की वजह से आ रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा इस पे पहले प्यूनिट स्क्वायर पे देख लेते हैं कि प्यूनिट स्क्वायर क्या होता है। अभी मैंने आपको समझाया, ये बेटा एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है, R.C. प्यूनिट ने दिया। इसकी वजह से क्या फायदा होता है, इट हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। इट शोज प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 एंड F2 जनरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि मेंडल गिवन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, मेंडल गिवन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑन विच रेशियो। मेंडल गिवन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आया था, ठीक है बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो आया था वो किस रेशियो पे आया था, किस रेशियो के बेसिस पे आया था, तो वो 3:1 के बेसिस पे आया था। ठीक है, अब लास्ट में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ब्लू आई कलर इज रेसेसिव टू ब्राउन आई। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ब्लू को हम लोग, क्योंकि ब्लू क्या है बेटा, डोमिनेट है, तो इसे हम लोग कैपिटल बी से लिख लेते हैं।
और ब्राउन क्या कह रहा है, ब्राउन रिसेसिव है, लिहाजा इसमें हम लोग स्मॉल बी से लिख लेते हैं। ठीक है, यहां हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि बी जो है वो डोमिनेंट है बी पे, यानी ब्लू जो है वो ब्राउन पे डोमिनेट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, ए ब्राउन आई फीमेल हुज फादर वॉज ब्लू आई। अच्छा देखो क्या कह रहा है कि एक फीमेल है, ब्राउन आई है। अब देखो दिक्कत ये है बेटा कि अगर ये फीमेल है ना, ये फीमेल है, ये मेल है, इसने क्या कह दिया कि जो फीमेल है वो कैसी है, ब्राउन आई है। अब दिक्कत ये है कि ब्राउन आई है तो वो ये भी इसकी वजह से भी ब्राउन आई हो सकती है, नहीं हाँ ठीक ठीक, सॉरी इसने क्या कहा है, ए ब्राउन आई फीमेल सॉरी ये मैं उल्टा बोल दिया हूं, सॉरी बेटा, इसमें ये कह रहा है ब्लू आई जो है वो रिसेसिव है और इसका मतलब ब्राउन आई जो है वो डोमिनेंट है, सॉरी है ना। वो देखो ये है कि ब्लू आई कलर इज रेसेसिव टू ब्राउन आई, यानी इसमें ब्राउन आई डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये कंडीशन होगी, ये ब्राउन होगी और ये ब्लू होगी। ठीक है, ये ब्लू होगी। अब क्या कह रही है, फीमेल कैसे कह रही है, फीमेल ब्राउन है ना, फीमेल ब्राउन है यानी डोमिनेटिंग। अब बेटा वो ब्राउन देखो इसकी वजह से भी हो सकती है और इसकी वजह से भी हो सकती है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फीमेल ये वाली है या ये वाली है। अच्छा, लेकिन इसने एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझा रहा है, क्या कह रहा है, ए ब्राउन आई फीमेल हुज फादर वॉज ब्लू आई। फादर कैसे है, ब्लू आई। अगर फादर, क्योंकि यहां पे क्या है, रेसेसिव है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि फादर कैसा होगा, स्मॉल बी, क्योंकि बेटा यहां पे तीन कंडीशन बन सकती है। देखो कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये कैसे हो सकते हैं, ये ब्राउन हो सकते हैं और ये कैसा हो सकता है, ये ब्लू हो सकता है, यही तो हो सकता है भाई, यही कंडीशन हो सकती है ना। तो अब फादर अगर बी और बी है, इसका मतलब ये कि बेटा आपको ये बात पता है कि फादर का एक क्रोमोसोम अपने बच्चे में आएगा, नहीं आएगा भाई, ये तो कंफर्म है ना कि फादर का एक क्रोमोसोम जो है, जब वो उसका क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होगा तो एक क्रोमोसोम एक उसके बच्चे में आएगा, यानी एक स्मॉल बी तो इसके बॉडी में जरूर आएगा फीमेल में। इसका मतलब फीमेल ऐसी नहीं हो सकती बल्कि ऐसी होगी। ठीक, अच्छा, और ब्लू मैरी टू ए ब्लू आई मेल, यानी इसने जिस आदमी से शादी की है वो ब्लू आई है, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ आई कलर, ब्लू हो गया, ये फीमेल ब्राउन हो गई। अब उसने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आई कलर, कितनी तरह के आई कलर्स हो सकती हैं। अब देख लीजिए आप लोग, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी इससे मिल सकता है तो कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बेटा इससे भी मिल सकता है तो स्मॉल बी, और ये इससे मिल सकता है तो स्मॉल बी। ठीक है, अब देखो तुम ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों बेटा ब्राउन होंगे, ये दोनों ब्राउन होंगे ना, बी डोमिनेट कर जाएगा ब्लू पे। ये दोनों कैसे होंगे, ब्लू होंगे, यानी रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 का रेशियो आ जाएगा। देखो दो है नहीं, 2:2 होगा, वो रेशियो 1:1 का आ जाएगा। समझ में आ गया, यानी आधे ब्राउन हो सकते हैं, आधे ब्लू आई कलर के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होती है, ये सारी चीजें बेटा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और बहुत से अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बेटा हम करवाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।